Now today we will start another video about Anne Frank's life and her feelings. Now in the next part what is written we will read today. So let's start with the feelings and aspirations of Anne Frank. So written in a diary is a really strange experience for someone like me. Now like this, Anne Frank has started her first line about her life in her or on her 13th birthday in her autograph book as diary. The first line is that she is expressing that writing diary is not a strange thing, but still she is writing. It's as she has written, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. She is a girl, she is a very young girl, teenage girl. So for her, writing a diary is a strange experience. थोड़ा अलग सा, एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है जो वो कह नहीं पा रही है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट भी लग रहा है. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. In the musings of a 13-year-old schoolgirl. So now she has expressed that she is writing a diary, but later on this diary will be read by some other person. कुछ दूसरे लोग भी इस डायरी को ज़रूर पढ़ेंगे और वो कैसा महसूस करेंगे जब इस डायरी को एनी फ्रैंक की आंखों से हम देखते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है. लेकिन जब एनी फ्रैंक ने जब इस किताब को लिखा था तब उसे ये मालूम था कि इस डायरी को ज़रूर दुनिया के लोग पढ़ेंगे और उसके अनुभवों के साथ वो लोग भी इसके अनुभवों को, एनी फ्रैंक के अनुभवों को समझेंगे और इनको ज़रूर पढ़ेंगे. एक बार फिर मैं पढ़ती हूँ. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. ऐसा मैंने पहले कभी नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि मुझे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है, इसीलिए कि जब मैं लिखने के बाद कुछ और लोग इस किताब को पढ़ेंगे तब उन्हें कैसा लगेगा. बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. क्या किसी को भी मेरी इस लिखी हुई चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट होगा? Oh well, it doesn't matter. वो कह रही कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को ये पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे लिखना है. So what she has said? Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. It doesn't matter कि किसी को कैसा लगे, मुझे लिखना है क्योंकि आई फील लाइक राइटिंग. मुझे लिखना अच्छा लग रहा है, मुझे लिखना पसंद है. मैं आज अपने दिल को खोल कर रख दूंगी और मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल को खोल कर रख दूं. मैं अपने दिल की सारी बातें इस डायरी में लिखूं क्योंकि बहुत सारी बातें वो कह नहीं पा रही थी, बहुत सारी बातें उसके दिल में छुपी थी जो वो एक्सप्रेस करना चाह रही थी, पर किसी के पास वक्त नहीं था, या कह सकते हैं किसी के पास इतना इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी बातें वो सुन सके. तो इन बातों पे जब वो किसी को कहना चाहती हैं कोई नहीं है, जब वो इसे एक्सप्रेस करके किसी को बताना चाहती है कोई सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए डायरी एक माध्यम बन जाती है उसके साथ बात करने के लिए, उसके भावों को, उसके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. Paper has more patience than people. I thought of this saying no one of those days even I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay or in or go out. एक लड़की जो बहुत पेशेंस के साथ, अपने धैर्य के साथ अपने दिल की बातें छुपा रखी हैं, कहना चाहती है लेकिन कहने वाला कोई नहीं या सुनने वाला कोई नहीं. वो कहना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है या कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वो फिर भी कहना चाहती है. इसलिए जिस दिन उससे वो डायरी मिलती है, वो डायरी में वो सारी बातें निकाल देना चाहती है, वो सारी बातें लिख देना चाहती है जो बातें उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, जो कहना चाहती है, जो बयां होना चाहती है दुनिया के सामने, लेकिन कोई ऐसा श्रोता या ऑडियंस नहीं है जिनके सामने वो अपनी बात रख सके. तो डायरी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड के रूप में आती है उसकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स की तरह. नाउ शी हैज़ सेड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल.
वो कहती है कि पेशेंस पेपर का बहुत ज़्यादा है। वो सुनता है, तब तक वो सुनता है जब तक एक इंसान कहता रहता है। जितना कहता है वो सारी बातें पेपर सुनता है, रोकता नहीं है। वो उसे कभी सवाल नहीं करता है, वो उसे कभी मजाक नहीं उड़ाता है, वो सिर्फ उसकी सुनता है। इन बातों के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि एनी फ्रैंक की बातों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। एनी फ्रैंक की बातें सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है, और कोई भी जब सुनता है तो वो उसे इंटरप्ट करते हैं, और पेपर उसके लिए ऐसा एक माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से वो अपनी सारी बातें कह सकती है, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, बिना हेजिटेशन के, बिना दुख या सुख के, बस कह सकती है। तो पेपर उसके लिए एक बहुत बड़ा साथी या पेशेंस वाला एक ऐसा इंसान बन जाता है जो है तो जिसकी जान नहीं है, लेकिन बेजान होकर भी वो जानदार काम कर जाता है। I thought of this saying, no one of those days when I was feeling a little depressed. वो बहुत डिप्रेस थी, बहुत डिप्रेशन के साथ। अभी कोरोना के वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम घरों में रहते हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिलो दिमाग पर राज करती हैं, एक्सप्रेस होना चाहती है, कहीं लिखना चाहती है, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है, हम वो शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन फिर भी एनी फ्रैंक उन सारी बातों को बहुत ही बखूबी के साथ पेपर में लिखती है और अपनी बातों को कहती है। जब वो डिप्रेस्ड है, जब वो घर में रहती है, जब बाहर जाना तो चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है, वो बहुत बोर होती है क्योंकि उसके पास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वो बाहर जाकर पढ़ नहीं सकती, पढ़ती है तो जो किताबें उसे चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जो वो काम करना चाहती है, फ्रीली खेलना चाहती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। वो अपने दो हाथों के बीच में अपने सर रखकर रोती है, चेहरा छुपा के रखती है क्योंकि आंसू गिरते हैं, वो आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती है। वो किसी को यही नहीं समझाना चाहती कि वो डिप्रेस्ड है, वो दुखी है, क्योंकि पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अंदर ही अंदर घुटना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी रास्ते अगर हम एक कलम और पेपर लेके अपनी बातों को एक्सप्रेस करें तो एनी फ्रैंक की तरह हम भी अपनी बातों को एक्सप्रेस करें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने दिल को पेपर पर उतार सकते हैं। कोरोना के वक्त या इस कोविड के टाइम पर सभी बहुत परेशान हैं। इस परेशानी के दौर में अगर हम कुछ डिप्रेस्ड हैं तो हमें किसी साथी की ज़रूरत है। हम साथी नहीं मिले तो हमें पेपर या कलम ही हमारी एनी फ्रैंक की तरह मददगार हो सकता है। I was feeling depressed and bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, boring and brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. वो कहती है कि मुझे किसी एक साथी की ज़रूरत है। जब तक ये साथी नहीं मिलता, ये किताब, ये कलम, ये डायरी ही मेरे लिए सबसे बड़ी साथी या दोस्त या कंपेनियन के रूप में मेरे काम आएगी। और ये किसी को नहीं चाहती कि ये इस डायरी को, इस नोटबुक को कोई भी पढ़े, क्योंकि ये नोटबुक उसकी बातों की बात है, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही है। ये बातें अगर किसी और को इफ़ेक्ट करती है तो उसे केयर नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहती है। कोई पढ़े तो भी अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी पढ़ता है, उसे ये ख़राब भी लगता है तो उसे केयर नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। Now I am back to the point that promised me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. खुले तौर पे कहती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। एक सीक्रेट एनेक्स में फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स के साथ वो हैं। वहाँ पे फ्रेंड का मतलब कुछ और होता है। मेंबर्स होने के बावजूद भी उनके साथ वो सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसीलिए वो डायरी को चुनती है। Now I am back to the point that promised me to keep a diary in the first place. फर्स्ट पोजीशन में वो इंसान होता है जिससे हम बातें करते हैं। अब उसकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्लेस में है उसकी खुद की डायरी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. I have loving
parents and a 16-year-old sister. वो कह रही हैं कि बहुत साफ तौर पे कोई बिलीव नहीं कर सकता कि एक 13 साल की लड़की अकेली भी हो सकती है, पूरी दुनिया में अकेली, क्योंकि 13 ईयर या 13 साल की एक लड़की कभी भी ये नहीं सोचती कि वो अकेली है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं जो उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। फिर भी आज एक एनी फ्रैंक 13 साल की एक लड़की कहती है मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में अकेली हूँ। ऐसा वो क्यों कह रही है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो दिल से अकेली है। चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इस दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। ऐसा आज हम भी चारों ओर से बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम किसी ऐसे इंसान या ऐसे श्रोता को ढूंढते हैं जो हमारी बातों को समझे। हमारे भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे भी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ऐसा एक फ्रेंड जो आपकी दिलो दिमाग पर छाया रहे, जो आपकी बातों को धैर्य से सुने, जो आपको सुझाव दे, जो आपको रोके ना, जो आपकी सारी बातों को बिना रोके बिना रुके सिर्फ सुने। ऐसा श्रोता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिसे मिल जाता है वो सबसे बड़ा कीमती और अनमोल गिफ्ट होता है जो भगवान ने हमें दिया होता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा इंसान, ऐसा दोस्त पाना। और किताब का कलम या हम कह सकते हैं डायरी, ये एक बहुत बड़ा साथी का रूप हो सकती है। I have loving parents, 16-year-old sister. There are about 30 people I can call friends. हमारे भी अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जो काम करते हैं, वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फेलो या क्लासमेट कहलाते हैं, वो भी फ्रेंड्स हैं। लेकिन असली मायने में फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें सुझाव दे, मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे, जो हमारी सारी बातें बिना झिझक सुने, ऐसा दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ना मिले ऐसा भी नहीं है। और एनी फ्रैंक की ज़िंदगी की बात अगर हम करें तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा एक फ्रेंड जो उसकी सिर्फ बातों को सुने, ऐसा शायद नहीं था। इसलिए वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में अकेला महसूस कर रही है, और वो कह रही है कि 13-year-old गर्ल के पास फ्रेंड्स नहीं है, ये कोई बिलीव नहीं करेगा। I can call friends. I have a family, loving aunt, good home. No. On the surface, I seem to have everything except my one true friend. On the surface. सरफेस में यानी कि ऊपरी तौर पे हमें लग रहा है, बाहरी ओर पे या एक्सटर्नल साइड में हमें लग रहा है हम चारों ओर से घिरे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत सारे नियर एंड डियर वंस हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं, वो हमारी केयर भी करते हैं, लेकिन फ्रेंड का स्थान हर कोई नहीं ले सकता। माँ बाप भी फ्रेंड होते हैं, दोस्त भी फ्रेंड होते हैं, फिर भी ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड जो हमारे हर तरह की चीज़ों में हमारी मदद करे, हमें मुश्किल वक्त में मदद करे या हमारी सुने, बेझिझक या नॉन इंटरप्टेड होकर सुने, ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everythings. तो वो बहुत ज़्यादा ख़ास बातें नहीं कहना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में बात नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपनी एवरीडे थिंग्स जो रेगुलर वो करती हैं उन सारी बातों को ही कहना चाहती हैं। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम ज़्यादा क्लोज़र नहीं होना चाहते, हम ऊपरी तौर पे दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. So, ऐसा that just how things are, ऐसा ही चारों ओर हमारे ओर होता है, और unfortunately, that's just how things are, ऐसे ही situations होती हैं। Unfortunately, they are not liable to change. इनको बदलना नामुमकिन सा होता है। This is why I have started diary. इसीलिए मैंने आज डायरी लिखना शुरू किया है। ये जो डायरी मैं लिख रही हूँ, इस डायरी के माध्यम से मैं अपनी सारी बातें कहना चाहती हूँ, ऐसी बातें जो किसी से ना कही हों, जो सुन नहीं सकते, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन औरों को नहीं कह सकती, ऐसी बातें मैं सिर्फ डायरी में लिख सकती हूँ। So written in a diary is a really strange experience for someone like me. Now like this, Anne Frank has started her first line about her life in her
or on her 13th birthday in her autograph book as diary. The first line is that she is expressing that writing diary is not a strange thing, but still she is writing. It's as she has written, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. She is a girl, she is a very young girl, teenage girl. So for her, राइटिंग अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, थोड़ा अलग सा, एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है जो वो कह नहीं पा रही है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट भी लग रहा है. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. In the musings of a 13-year-old schoolgirl. So now she has expressed that she is writing a diary, but later on this diary will be read by some other person. कुछ दूसरे लोग भी इस डायरी को ज़रूर पढ़ेंगे और वो कैसा महसूस करेंगे जब इस डायरी को एनी फ्रैंक की आंखों से हम देखते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है. लेकिन जब एनी फ्रैंक ने जब इस किताब को लिखा था तब उसे ये मालूम था कि इस डायरी को ज़रूर दुनिया के लोग पढ़ेंगे और उसके अनुभवों के साथ वो लोग भी इसके अनुभवों को, एनी फ्रैंक के अनुभवों को समझेंगे और इनको ज़रूर पढ़ेंगे. एक बार फिर मैं पढ़ती हूँ. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि मुझे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है, इसीलिए कि जब मैं लिखने के बाद कुछ और लोग इस किताब को पढ़ेंगे तब उन्हें कैसा लगेगा. बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. क्या किसी को भी मेरी इस लिखी हुई चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट होगा? Oh well, it doesn't matter. वो कह रही कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को ये पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे लिखना है. So what she has said? Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. It doesn't matter कि किसी को कैसा लगे, मुझे लिखना है क्योंकि I feel like writing. मुझे लिखना अच्छा लग रहा है, मुझे लिखना पसंद है. मैं आज अपने दिल को खोल कर रख दूँगी और मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल को खोल कर रख दूँ, मैं अपने दिल की सारी बातें इस डायरी में लिखूं, क्योंकि बहुत सारी बातें वो कह नहीं पा रही थी, बहुत सारी बातें उसके दिल में छुपी थी जो वो एक्सप्रेस करना चाह रही थी, पर किसी के पास वक्त नहीं था, या कह सकते हैं किसी के पास इतना इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी बातें वो सुन सके. तो इन बातों पे जब वो किसी को कहना चाहती है कोई नहीं है, जब वो इसे एक्सप्रेस करके किसी को बताना चाहती है कोई सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए डायरी एक माध्यम बन जाती है उसके साथ बात करने के लिए, उसके भाव को, उसके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. Paper has more patience than people. I thought of this saying no one of those days even I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay or in or go out. एक लड़की जो बहुत पेशेंस के साथ, अपने धैर्य के साथ अपने दिल की बातें छुपा रखी हैं, कहना चाहती है लेकिन कहने वाला कोई नहीं या सुनने वाला कोई नहीं. वो कहना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है या कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वो फिर भी कहना चाहती है. इसलिए जिस दिन उससे वो डायरी मिलती है, वो डायरी में वो सारी बातें निकाल देना चाहती है, वो सारी बातें लिख देना चाहती है जो बातें उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, जो कहना चाहती है, जो बयां होना चाहती है दुनिया के सामने, लेकिन कोई ऐसा श्रोता या ऑडियंस नहीं है जिनके सामने वो अपनी बात रख सके. तो डायरी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड के रूप में आती है उसकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स की तरह. नाउ शी हैज़ सेड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. वो कहती है कि पेशेंस पेपर का बहुत ज़्यादा है. वो सुनता है, तब तक वो सुनता है जब तक एक इंसान कहता रहता है. जितना कहता है वो सारी बातें पेपर सुनता है, रोकता नहीं है. वो उसे कभी सवाल नहीं करता है, वो उसे कभी मजाक नहीं उड़ाता है, वो सिर्फ उसकी सुनता है. इन बातों के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि एनी फ्रैंक की बातों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, एनी फ्रैंक की बातें सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है, और
कोई भी जब सुनता है तो वो उसे इंटरप्ट करते हैं और पेपर उसके लिए ऐसा एक माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से वो अपनी सारी बातें कह सकती है, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, बिना हेजिटेशन के, बिना दुख या सुख के, बस कह सकती है। तो पेपर उसके लिए एक बहुत बड़ा साथी या पेशेंस वाला एक ऐसा इंसान बन जाता है जो है तो जिसकी जान नहीं है, लेकिन बेजान होकर भी वो जानदार काम कर जाता है। I thought of this saying, no one of those days when I was feeling a little depressed. वो बहुत डिप्रेस थी, बहुत डिप्रेशन के साथ। अभी कोरोना के वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम घरों में रहते हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिलो दिमाग पर राज करती हैं, एक्सप्रेस होना चाहती है, कहीं लिखना चाहती है, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है, हम वो शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन फिर भी एनी फ्रैंक उन सारी बातों को बहुत ही बखूबी के साथ पेज में, पेपर में लिखती है और अपनी बातों को कहती है। जब वो डिप्रेस्ड है, जब वो घर में रहती है, जब बाहर जाना तो चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है, वो बहुत बोर होती है क्योंकि उसके पास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वो बाहर जाकर पढ़ नहीं सकती, पढ़ती है तो जो किताबें उसे चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जो वो काम करना चाहती है, फ्रीली खेलना चाहती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। वो अपने 2 हाथों के बीच में अपने सर रखकर रोती है, चेहरा छुपा के रखती है क्योंकि आंसू गिरते हैं, वो आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं। वो किसी को यही नहीं समझाना चाहती कि वो डिप्रेस्ड है, वो दुखी है, क्योंकि पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अंदर ही अंदर घुटना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी रास्ते अगर हम एक कलम और पेपर लेके अपनी बातों को एक्सप्रेस करें तो एनी फ्रैंक की तरह हम भी अपनी बातों को एक्सप्रेस करें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने दिल को पेपर पर उतार सकते हैं। कोरोना के वक्त या इस कोविड के टाइम पर सभी बहुत परेशान हैं। इस परेशानी के दौर में अगर हम कुछ डिप्रेस्ड हैं तो हमें किसी साथी की ज़रूरत है। हम साथी नहीं मिले तो हमें पेपर या कलम ही हमारी एनी फ्रैंक की तरह मददगार हो सकता है। I was feeling depressed and bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, boring and brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. वो कहती है कि मुझे किसी एक साथी की ज़रूरत है। जब तक ये साथी नहीं मिलता, ये किताब, ये कलम, ये डायरी ही मेरे लिए सबसे बड़ी साथी या दोस्त या कंपेनियन के रूप में मेरे काम आएगी। और ये किसी को नहीं चाहती कि ये इस डायरी को, इस नोटबुक को कोई भी पढ़े, क्योंकि ये नोटबुक उसकी बातों की बात है, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही है। ये बातें अगर किसी और को इफ़ेक्ट करती है तो उसे केयर नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहती है। कोई पढ़े तो भी अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी पढ़ता है, उसे ख़राब भी लगता है तो उसे केयर नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। Now I am back to the point that promised me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. खुले तौर पे कहती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। एक सीक्रेट एनेक्स में फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स के साथ वो हैं। वहाँ पे फ्रेंड का मतलब कुछ और होता है। मेंबर्स होने के बावजूद भी उनके साथ वो सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसीलिए वो डायरी को चुनती है। Now I am back to the point that promised me to keep a diary in the first place. फर्स्ट पोजीशन में वो इंसान होता है जिससे हम बातें करते हैं। अब उसकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्लेस में है उसकी खुद की डायरी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister. वो कह रही हैं कि बहुत साफ तौर पे कोई बिलीव नहीं कर सकता कि एक 13 साल की लड़की अकेली भी हो सकती है, पूरी दुनिया में अकेली। क्योंकि 13 ईयर या 13 साल की एक लड़की कभी भी ये नहीं सोचती कि वो अकेली है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं जो उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। फिर भी आज एक एनी फ्रैंक 13 साल की एक लड़की कहती है मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में अकेली हूँ। ऐसा वो क्यों कह रही है?
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो दिल से अकेली है। चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इस दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। ऐसा आज हम भी चारों ओर से बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम किसी ऐसे इंसान या ऐसे श्रोता को ढूंढते हैं जो हमारी बातों को समझे। हमारे भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे भी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ऐसा एक फ्रेंड जो आपकी दिलो दिमाग पर छाया रहे, जो आपकी बातों को धैर्य से सुने, जो आपको सुझाव दे, जो आपको रोके ना, जो आपकी सारी बातों को बिना रोके बिना रुके सिर्फ सुने। ऐसा श्रोता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिसे मिल जाता है वो सबसे बड़ा कीमती और अनमोल गिफ्ट होता है जो भगवान ने हमें दिया होता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा इंसान, ऐसा दोस्त पाना। और किताब का कलम या हम कह सकते हैं डायरी, ये एक बहुत बड़ा साथी का रूप हो सकती है। I have loving parents, 16-year-old sister. There are about 30 people I can call friends. हमारे भी अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जो काम करते हैं, वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फेलो या क्लासमेट कहलाते हैं, वो भी फ्रेंड्स हैं। लेकिन असली मायने में फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें सुझाव दे, मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे, जो हमारी सारी बातें बिना झिझक सुने, ऐसा दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ना मिले ऐसा भी नहीं है। पर एनी फ्रैंक की ज़िंदगी की बात अगर हम करें तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा एक फ्रेंड जो उसकी सिर्फ बातों को सुने, ऐसा शायद नहीं था। इसलिए वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में अकेला महसूस कर रही है, और वो कह रही है कि 13-year-old गर्ल के पास फ्रेंड्स नहीं है, ये कोई बिलीव नहीं करेगा। I can call friends. I have a family, loving aunt, good home. No. On the surface, I seem to have everything except my one true friend. On the surface. सरफेस में यानी कि ऊपरी तौर पे हमें लग रहा है, बाहरी ओर पे या एक्सटर्नल साइड में हमें लग रहा है हम चारों ओर से घिरे हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत सारे नियर एंड डियर वंस हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं, वो हमारी केयर भी करते हैं, लेकिन फ्रेंड का स्थान हर कोई नहीं ले सकता। माँ बाप भी फ्रेंड होते हैं, दोस्त भी फ्रेंड होते हैं, फिर भी ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड जो हमारे हर तरह की चीज़ों में हमारी मदद करे, हमें मुश्किल वक्त में मदद करे या हमारी सुने, बेझिझक या नॉन इंटरप्टेड होकर सुने, ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everythings. तो वो बहुत ज़्यादा ख़ास बातें नहीं कहना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में बात नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपनी एवरीडे थिंग्स जो रेगुलर वो करती हैं उन सारी बातों को ही कहना चाहती हैं। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम ज़्यादा क्लोज़र नहीं होना चाहते, हम ऊपरी तौर पे दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. So, ऐसा that just how things are, ऐसा ही चारों ओर हमारे ओर होता है, और unfortunately, that's just how things are, ऐसे ही situations होती हैं। Unfortunately, they are not liable to change. इनको बदलना नामुमकिन सा होता है। This is why I have started diary. इसीलिए मैंने आज डायरी लिखना शुरू किया है। ये जो डायरी मैं लिख रही हूँ, इस डायरी के माध्यम से मैं अपनी सारी बातें कहना चाहती हूँ। ऐसी बातें जो किसी से ना कही हों, जो सुन नहीं सकते, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन औरों को नहीं कह सकती, ऐसी बातें मैं सिर्फ डायरी में लिख सकती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ये मैंने जो लास्ट पार्ट में आपको समझाया था, इसे और अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि हमारे आसपास का माहौल जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जिनका एक अलग तरह का नेचर होता है, उन नेचर को हम नहीं बदल सकते। हम अगर किसी को कहना चाहते हैं, अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम उन्हें ज़बरदस्ती या उनसे फोर्सफुली वो काम नहीं करवा सकते। लेकिन डायरी वो हमें कभी बाधा नहीं देती, वो हमारी बातें सुनती है, वो कभी ऐसा नहीं कहती कि मेरे पास वक्त नहीं है। आप जब चाहो अब अपने इमोशंस को उस डायरी में लिख सकते हो।
बिना हेजिटेशन के वो आपकी बात सुनेगी, वो आपको इंटरप्ट नहीं करती है। सो एनी फ्रैंक के हिसाब से आसपास का सिचुएशन, सीक्रेट एनेक्स में जो सिचुएशन वो चेंज नहीं कर सकती, और आसपास के लोग जो परेशानी में हैं, जो मुश्किलों में के दौर को वो गुजर रहे हैं, उस मुश्किलों के दौर में उनसे हम सवाल नहीं कर सकते, हम उनसे फोर्सफुली कह नहीं सकते कि बीइंग अ फ्रेंड यू हैव टू लिसन टू मी, हम ये भी नहीं कह सकते। तो इससे सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम डायरी लिखें। तो एनी फ्रैंक ने कहा, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ शी हैज सेड दैट to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way the most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. So, मैंने बहुत पहले कहा था कि डायरी को एनी फ्रैंक ने अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड, एक ह्यूमन नेचर दिया है, एक ह्यूमन पर्सनिफिकेशन दिया है। वो ये सोच रही है कि डायरी नहीं है, ये एक उसकी दोस्त है जो उसकी बातें सुनती है, जो हर तरह की चीज़ों में, सिचुएशन में उसकी बातें सुनने के लिए तैयार है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, एनी फ्रैंक के इमेजिनेशन में जो फ्रेंड की छवि है, उस छवि को पूरा करना एनी फ्रैंक की ज़िंदगी में या उस सिचुएशन में थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है, और वो नहीं चाहती कि इस डायरी में वो सारी उन बातों को लिखे जो बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएटेड हो, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हो। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के आम तौर पे जो वो काम करती हैं उन्हीं बातों को लिखना चाहती है, वो उसे जॉट डाउन नहीं करना चाहती द वे मोस्ट पीपल वुड डू। बाकी सभी लोग जब अपनी डायरी लिखते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें या अपने देश या दुनिया या बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एनी फ्रैंक कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने दिल के बारे में, जो अपनी मम्मी के बारे में सोचती है, जो अपने पापा के बारे में या अपने घर या सिचुएशन या देश के बारे में सोचती है, उन बातों को वो रखना चाहती हैं। वो किसी चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहती, वो अपनी सिर्फ अपने दिल को खोल कर रखना चाहती हैं। जो दिल सोचता है, जो वो किसी को कहना चाहती हैं पर वो नहीं कह पाती है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड and I'm going to call this friend Kitty। और ये डायरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली है, जो उसे एज अ बर्थडे गिफ्ट तो मिली है, लेकिन गॉड्स ब्लेसिंग्स के तौर पे वो उसकी ज़िंदगी में आई है, और इसे वो एक इंसान का रूप देते हुए एक नया नाम देती है, किटी। और जब भी एनी फ्रैंक कुछ भी लिखती है, सबसे पहले किटी का नाम लिखती है, और किटी के नाम के माध्यम से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं कि किटी देखो ना ऐसा हुआ, किटी आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये फील किया। कुछ इस तरीके से जैसे कि किसी एक दोस्त से हम बातें करते हैं, कुछ इस तरह एनी फ्रैंक ने अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस किया है। हम आगे एनी फ्रैंक की रियल डायरी पेजेस हम पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि एनी फ्रैंक ने कैसी बातें कहनी शुरू की, कैसी बातें कहना उन्होंने चाहा। Now the next part, I start. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा जब मैं किटी से बातें करूँगी और बहुत सारी स्टोरीज शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उससे बातें कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कुछ ऐसा करने के पहले मुझे एक ब्रीफ स्केच देना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपनी लाइफ का, जिससे कि लोग समझ सकें, जो भी मेरी डायरी पढ़े वो समझ सकें कि मेरी ज़िंदगी में कितनी तरह के परिवर्तन आए, कितनी तरह के स्कूल मैंने बदला और किस तरीके से मैंने पढ़ाई आगे बढ़ाई। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पापा सबसे प्यारे और सबसे अडोरेबल और लविंग फादर हैं। He didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उनके पिता ने जब तक उनकी उम्र 36 नहीं हुई और उनकी माता का उम्र 25 नहीं हुई, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। ये डिसीजन, ये उनकी ज़िंदगी का एक बेहतर डिसीजन है, और बेटी होने के नाते एनी फ्रैंक इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है।
My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. 1926 को बड़ी दीदी यानी कि बड़ी बहन मार्गॉट का जन्म होता है फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर, जो जर्मनी का एक बड़ा शहर है। I was born on 12 June 1929. 3 साल बाद 1929 को जून के महीने में एनी फ्रैंक का जन्म होता है। I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. मेरी जब तक उम्र 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। हम बहुत खुश थे। लेकिन 1933 को अचानक मेरे पापा को, उनके पिता को हॉलैंड इमिग्रेटेड होना पड़ा, उनको वहाँ जाना पड़ा। साथ ही में कुछ दिनों बाद उनकी माता एडिथ होलैंडर फ्रैंक को अपने हस्बैंड यानी कि एनी फ्रैंक के पिता के पास जाना पड़ा, उनके साथ उनको हॉलैंड ट्रांसफ़र होना पड़ा। लेकिन मार्गॉट और एनी फ्रैंक अपनी दादी माँ के पास ही रहते थे। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February. फरवरी के महीने में उसके पहले दिसंबर के महीने में पहले मार्गॉट को बुलाया गया, वो हॉलैंड चली गई, और फरवरी के महीने में एनी फ्रैंक को बुलाया गया। तो अब हॉलैंड में सभी फैमिली मेंबर्स साथ रहने लगे। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मार्गॉट के बर्थडे के दिन एज ए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे एनी फ्रैंक वहाँ पहुंची थी। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. Montessori Nursery School में उनका बचपन, उनका स्कूली जीवन शुरू होता है, और जब तक 6 ईयर्स की नहीं होती है तब तक उनको वहाँ रहना पड़ा। At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperus. First form यानी कि we can take it as class 1 and 6th form means class 6. उनके टीचर यानी कि हेड मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस कुपरस। उनको हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया गया था, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत दुख लगा। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and to have an operation, so my birthday passed with little celebration. Summer के महीने में 1942 को दादी माँ यानी कि ग्रैंडमदर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाने से बर्थडे सेलिब्रेशन ग्रैंड नहीं हो पाया, बहुत ही छोटे तौर पे उस प्रोग्राम को किया गया। लेकिन 1942 को जब ग्रैंड माँ की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद 1942 को जब उनका एनी फ्रैंक का बर्थडे आता है, उस दिन पिछले साल की सारी कमी को दूर कर दिया जाता है और ग्रैंड तरीके से प्रोग्राम होता है। और उस दिन ग्रैंड माँ के नाम का एक कैंडल भी उन्होंने प्रज्वलित किया था। ग्रैंड मास कैंडल वॉज lit along with the rest. बाकी सारे प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के साथ उनके नाम का एक दिया या हम कह सकते हैं एक कैंडल को प्रज्वलित किया गया था। The 4 of us are still doing well. सभी फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर एंड एनी एंड मार्गॉट सभी बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। And that brings me to the present date of 20 June 1942. 1942 की आज की तारीख 20 जून तक मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो उन्होंने डायरी में ये पूरी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अपना लिखा है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी ज़िंदगी, अपनी स्कूली जीवन, अपने दोस्त यार और सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। साथ ही वो कहती हैं एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। 13 बर्थडे के बाद से डायरी उनकी ज़िंदगी में आती है और वो डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उस डायरी के साथ अपनी दोस्ती कायम रखती है और उस डायरी के साथ मरते दम तक उनका संबंध बना रहता है। यहाँ तक हमारा द्वितीय भाग या सेकंड पार्ट खत्म होता है। आगे हम और Now the next part I will teach you. In this part, Kitty is expressing her feelings and thoughts to the diary. Actually, she is writing in a diary, but addressing the diary
as her best friend, to whom she is telling all the thoughts, all the feelings she is giving away to the diary. Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots meaning that all are in nervous situation. सभी को बहुत डर लग रहा है कि उनका रिजल्ट आउट होने वाला है, कौन कौन पास होगा कौन फेल होगा, इसी बात पर सब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सभी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं. इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. ऐसा आप बच्चों, आप सभी की ज़िंदगी में भी होता है कि जब आपका रिजल्ट आउट होता है या फिर हम टीचर्स भी कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं तब हम भी टेंशन में होते हैं. तो ये टेंशन वाली जो सिचुएशन है कि रिजल्ट आउट होने वाला है, पास या फेल का कोई एक प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. सो नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. हम सभी बहुत डरे हुए थे, पूरा क्लास डर रहे थे, बहुत ही टेंशन में थे. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. फॉर्म के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि एनी फ्रैंक के लेसन में फॉर्म का मतलब क्लास होता है. तो कौन नेक्स्ट वाली क्लास में जाएगा, कौन नहीं, कौन केप्ट बैक. केप्ट बैक का मतलब होता है कौन इस क्लास में रहेगा या नेक्स्ट क्लास में रहेगा. इसके बारे में टीचर्स लोग क्या डिसाइड करेंगे ये किसी को भी नहीं पता. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. सभी ये सोच रहे हैं कि देखें तुम जीतते हो कि मैं, तुम पास होते हो कि मैं फेल होता हूँ या मैं पास होता हूँ. सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे और इस बात को कहते हुए बेट भी लगा रहे थे. जीएन, जो एनी फ्रैंक की दोस्त है, जो उसके साथ बैठती है, जीएन एंड आई लव आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जीएन और एनी फ्रैंक के पीछे की सीट पर, बेंच पर जो बच्चे बैठे थे, उनके सिली बातों को देख सुनते हुए उनको बहुत अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो रहा था और वो उनकी बातों पर हंस रहे थे. सीएन एंड जैकीज, जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, उन्होंने पिछले वाली बेंच में बैठकर वो बेट लगा रहे थे और एक स्टूडेंट अपनी पूरे समर सीजन का जो अर्निंग्स है, जो हॉलीडे सेविंग्स है, वो पूरी सेविंग्स बेट लगाने में लगा चुका है कि अगर वो पास होगा ये हो ही नहीं सकता और इसके ऊपर ये बेट लगा रहा है. इन सब बातों पर एनी फ्रैंक और उनकी फ्रेंड जीएन मजाक उड़ा रहे थे या हंस रहे थे या एंजॉय कर रहे थे. Who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's सभी सुबह से शाम तक जब तक क्लास हो रही थी, नॉट अबाउट द इवनिंग और द शाम के बारे में बात कर रही हूँ मैं. इसका ये अर्थ होता है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट का मतलब होता है दिन रात, लेकिन यहाँ पे क्लास में तो और वो दिन रात नहीं रहेंगे. एक्चुअली इसका एक फ्रेज का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो लोग इसी बात का चर्चा कर रहे थे कि कौन पास होगा कौन फेल. कोई भी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं पास होऊंगा. इतना कॉन्फिडेंस बहुतों के बीच में होने के बावजूद भी जब रिजल्ट पास या फेल का होता है, जब परिणाम आने का या घोषणा होने की वक्त होता है, तब हम सभी अपने आप को डाउन रखते हैं कि नहीं, मैं तो पास नहीं होऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा. सो मैं फेल होऊंगा, नहीं तुम पास. स्टूडेंट अपना दोस्त कहता है नहीं तुम पास होगे, मैं फेल. सो इस तरह सभी डिस्कशन कर रहे थे. यू आर गोइंग टू पास. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outburst. GN's जो pleading glances है, pleading means requesting and glances का मतलब होता है बार बार देखना. pleading glances GN बार बार पीछे घूमकर देखती है, उन्हें कहती है कि ये बातें मत करो, ये बेटिंग मत करो. ऐसे डिस्कशन करना बहुत ही बुद्धू जैसी ये सिली टॉक्स है. फिर भी वो नहीं समझ रहे थे. कभी कभी एनी फ्रैंक आउटबर्स्ट, एंग्री आउटबर्स्ट, गुस्सा कर रही थी, फिर भी वो नहीं सुन रहे थे. एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट कम देम डाउन. उनको ये बातें शांत नहीं कर रही थी, वो ये बातें कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये बातें करने से उनके परिणाम बदल जाएंगे. इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth.
एनी फ्रैंक का ये मंतव्य था, उनका ये कमेंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं, उन्हें तो इसी क्लास में रहना चाहिए, आगे जाने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन एनी फ्रैंक के हिसाब से ये टीचर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। पता नहीं किसे पास कर दें और किसे फेल, क्या पता मुझे ही फेल कर दें, या फिर जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर है, जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, शायद उसे पास कर दें। तो ऐसा एनी फ्रैंक एज ए स्कूल गर्ल के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। इन्हीं फीलिंग्स और थॉट्स के माध्यम से हम एनी फ्रैंक को जान रहे हैं। एक छोटे बाल मन को, एक छोटे बच्चे के मन में कैसे ख्याल आते हैं, इन शब्दों को हम समझ रहे हैं। द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। ये एक छोटे बच्चे के मन की मानसिकता है कि वो सोचते हैं कि टीचर कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथों में जादू होता है। जो पास होने चाहिए उन्हें फेल कर देते हैं और जो फेल होने चाहिए उन्हें पास। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने मन में बहुत सारी फीलिंग्स या बहुत सारी सोच रखता है। तो हमने देखा कि एनी फ्रैंक ने भी एक अलग थॉट अपने टीचर्स के बारे में उन्होंने बना रखा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो क्या करे क्या नहीं करे नहीं मालूम। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि हम देखने वाले हैं कि आई एम नॉट सो वरीड, वो अपने बारे में बात कर रही है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। हम कॉन्फिडेंट है, हम गर्लफ्रेंड्स और मैं, हम पास आउट हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। मैथ्स को लेके तो सब डरते हैं, मैं भी डरती थी जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, मुझे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे अंकल मुझे कहते कि नहीं, मैथ्स तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं बहुत घबरा जाती और मैं कहती कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब एग्ज़ाम देने जाती तब और जब रिजल्ट आउट होता तो मैथ्स में बहुत डर लगता। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती और पसंद भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। बट एग्ज़ाम के वक्त और रिजल्ट आउट होने के वक्त हमारी हालत ख़राब हो जाती है। एनी फ्रैंक को भी हमने देखा कि बचपन में सभी मैथ से बहुत घबराते हैं, बाद में बड़े होने के बाद वो ही कहते हैं कि इंटरेस्टिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट फिर भी बचपन में हम सभी घबराते हैं। तो यहाँ देखें एनी फ्रैंक ने क्या कहा, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। हम तो पास हो जाएंगे, वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट इज मैथ्स दैट डिस्टर्ब्स हर टू मच इन हर चाइल्डहुड, इन हर स्कूलिंग डेज। ऑल वी कैन डू इज वेट। बट उन्हें क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। कब पता चलेगा? जब टीचर्स रिजल्ट लेके आएंगे, उनके हाथों में देंगे, तब पता चलेगा। उस वक्त तक क्या करना है? वेट एंड वेट एंड वेट। इंतजार के अलावा कोई रास्ता इन बच्चों के हाथों में नहीं था। तो एनी फ्रैंक भी इंतजार कर रही थी। Until then we keep telling each other not to lose heart. एक दूसरे की हिम्मत बना रहे थे। Not to lose heart, दिल छोटा मत करो, सब अच्छा होगा, तुम जरूर पास हो जाओगी या तुम पास हो जाओगे। इस तरीके से वो एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को, एक दूसरे को समझा रहे थे कि हम अच्छा ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर पास होंगे और हम अपनी न्यू क्लास में ज़रूर जाएंगे। I get along pretty well with all my teachers. मैं अपनी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क में रहती थी। वो मुझे बहुत प्यार करते और मैं भी उनको बहुत रेस्पेक्ट करती। There are 9 of them, 7 men and 2 women. उनके टीचर्स 9 टीचर्स थे। एनी फ्रैंक की क्लास में 9 टीचर्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स उतने होते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से 9 टीचर्स, उनमें से 7 men और 2 women। 7 मेल हुए, मेल टीचर्स, एंड 2 फीमेल टीचर। Mr. Casing, the old Fergie, who teaches maths. Mr. Casing उनको, एनी फ्रैंक को मैथ सिखाते और मैथ से तो उनको बहुत डर लगता। एनी फ्रैंक को was annoyed with me for ages. ऐसे ही मैथ से डर लगता है। और जो टीचर मिस्टर केसिंग, उनको एनी फ्रैंक से बहुत नाराज़गी है, वो एनी फ्रैंक से थोड़ा नाराज़ है, कई क्लासेस से वो नाराज़ है। इसके बाद क्या होने वाला है? Annoyed with me for ages because I talked so much. वो बातें बहुत करती थी। हम सभी बहुत बातें करते हैं और जब हम बातें करते हैं तो टीचर्स कहते हैं बात नहीं करनी है। सो इस तरीके से बातें करते करते हमें बहुत सारे पनिशमेंट्स हमें स्कूल में मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, है ना?
तो एनी फ्रैंक भी हमारी तरह एक गर्ल है जो अपने इमोशंस के बारे में कह रही है। तो आप ये समझें कि आप एनी फ्रैंक हैं और आप अपने को ये सोचें कि आप भी एनी फ्रैंक की ही ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो एनी फ्रैंक के टीचर उनसे बहुत नाराज़ थे, उनके मैथ्स टीचर स्पेशली, जो बहुत बातें करते हैं उन्हें हम पनिशमेंट देते हैं, हम टीचर्स उन्हें पनिशमेंट देते हैं। तो मिस्टर केसिंग ने भी एनी फ्रैंक को एक पनिशमेंट दिया, उन्हें एक ऐसे लिखने को कहा और टॉपिक है चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स किसे कहते हैं? जो बहुत बातें करते हैं, उन्हें हम चैटरबॉक्स कहते हैं। तो उस पर ऐसे लिखना था एज अ पनिशमेंट। I talked so much, well, after several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the name on my bag and in my notebook. तो एनी फ्रैंक ने क्या किया? जब उसे पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने को कहा गया कि बहुत बातें करते हो, बहुत देर से टीचर्स कह रहे थे कि आप मत बात करो, सेवरल वार्निंग्स के बाद भी जब एनी फ्रैंक की बातें ख़त्म नहीं होती हैं, तब उसे एक असाइनमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा होमवर्क, जो उसे करना होगा। किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो टॉकेटिव स्टूडेंट है उन्हीं को मिलेगा। एनी फ्रैंक को ये पनिशमेंट मिला और चैटर बॉक्स के ऊपर वो क्या लिखे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कहीं भूल न जाए, इसलिए एनी फ्रैंक ने एक स्लिप में चैटर बॉक्स ऐसे उसके बारे में लिस्ट बनाया और उसे अपने बैग के ऊपर स्लिप को चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोचने के बाद चैटर बॉक्स के ऊपर एनी फ्रैंक ने एक ऐसे लिख ही डाला और लिखने के बाद सर को सबमिट किया। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. जो बैग के ऊपर स्लिप उन्होंने पेस्ट किया था, उसमें लिखा था कि एक्स्ट्रा होमवर्क चैटर बॉक्स लिखना है। सारे होमवर्क खत्म होने के बाद चैटर बॉक्स को लिखना ही होगा। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फाउंटेन पेन को थोड़ा सा मुंह में रखते हुए सोचते सोचते, हम भी जब सोचते हैं तो पेन का एक बैक साइड पार्ट हम थोड़ा सा मुंह में ले लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी सोच बढ़ जाएगी या बहुत अच्छा हम लिखेंगे। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो शब्दों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रख देते हैं। पेज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और थोड़े से लाइन में ही पेज फिनिश हो जाता है। तो एनी फ्रैंक ने भी ऐसा ही किया, दो शब्दों में बहुत बिग स्पेस उसने रखा। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। जितना भी स्पेस रखो, लिखना तो पड़ेगा। अब लिखते वक्त वो सोच रही है कि वो क्या लिखे। सोचते सोचते, बहुत सोचने के बाद उसने आखिर में 3 पेजेस का एक ऐसे लिख ही डाला। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. ये तो बच्चों का हक है, ये बच्चों की विशेषता है कि बच्चे तो बात करेंगे और इसी बात को फोकस करते हुए मैंने पूरा ऐसे लिख डाला और मैंने अपना टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और अब मैं अपनी बातों की जो आदत है उसे कंट्रोल में रखूंगी। ये सोचकर मैंने ऐसे को लिखा और प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बातों को, टॉकेटिवनेस को कम करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस तरीके से एनी फ्रैंक ने अपना पहला जो असाइनमेंट है एक्स्ट्रा होमवर्क का, उसने वो कंप्लीट। Now the next part. In the next part, it is written that she had got the chatterbox homework and now she has completed. She has submitted. Now what will happen in the next? But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. बहुत कोशिश की, प्रॉमिस किया था सर को कि मैं अब बातें नहीं करूँगी, लेकिन मम्मी बहुत बातें करती है, वो भी बहुत बातें करती है और इनहेरिटेड
जो हमारे जीन में जो जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनी फ्रैंक के हिसाब से उन्होंने ये परिवार के तौर पे एक पारिवारिक एक विशेषता उनके अंदर है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मिस्टर केसिंग हैड अ good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मैंने essay में लिखा कि मेरी मम्मी बहुत बातें करती है, इसलिए मैं भी बातें करती हूँ, और मम्मी की आदत की वजह से मेरे में भी ये आदत आई है। मैं भी बहुत बातें करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कंट्रोल होता नहीं है। मम्मी की जो विशेषता की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हूँ। ये लॉजिक, ये आर्ग्यूमेंट सुनकर सर को बहुत हंसी आई और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। बाद में कुछ दिनों बाद जब फिर से एनी फ्रैंक ने बातें की, उनको पनिशमेंट के तौर पे एक और एक्स्ट्रा होमवर्क मिला, और इस बार होमवर्क का जो टाइटल है वो है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। I handed it in and Mr. Casing had nothing to explain about for 2 whole lessons. वो बहुत अच्छा उनको लगा और उन्हें कुछ भी नहीं कहा। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, wrote an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. इस बार 3rd assignment, क्योंकि बहुत फिर से 3rd lesson में जब एनी फ्रैंक ने बातें की, मिस्टर केसिंग ने एक और ऐसे थमा दिया, और इस बार टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो अब ये ऐसे लिखना होगा। अब इस ऐसे को लिखते वक्त फिर से एनी फ्रैंक को बहुत सोचना पड़ा। बहुत सोचते सोचते उन्होंने फिर से एक ऐसे कंप्लीट कर दिया और सर को सबमिट किया। सर को जब सबमिट किया तब इस होमवर्क में उन्होंने एक पोएम लिखा था। क्यों? क्योंकि उनकी एक दोस्त थी, जिस दोस्त ने उन्हें मदद किया। उन्हें पोएम लिखना बहुत पसंद था, तो फ्रेंड की मदद से उन्होंने एनी फ्रैंक ने एक पोएम लिख डाला, और ये पोएम सर को बेहद पसंद आई। द पोएम टू द क्लास। पोएम को एनी फ्रैंक ने पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट। जब एनी फ्रैंक इस पोएम को पढ़ रही थी, वो पनिशमेंट वाला होमवर्क पढ़ रही थी, तब जब पोएम पढ़ते पढ़ते एनी फ्रैंक ने कुछ कमेंट्स भी दिए कि उन्होंने ये लाइंस क्यों लिखी है, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उस दिन के बाद कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला और एनी फ्रैंक को बातें करने की आज़ादी मिल गई। अब एनी फ्रैंक बातें कर सकती हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं। बातें करने से उसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट, एक ओबीडियंट स्टूडेंट थी, तो ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत बातें उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बातें कर जाती। Assign my extra homework. On the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. आजकल मिस्टर केसिंग बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं, वो जोक सुनाते हैं, वो उन बातों को लेकर बहुत हंसते हैं और बहुत सारी हंसी वाली बातें करते हैं। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक की एक लेटर, या हम कह सकते हैं डायरी का एक पार्ट ख़त्म होता है, जहाँ पे उन्होंने किटी यानी कि डायरी को अपने थॉट्स, अपने स्कूल डेज के बारे में एक्सप्लेन किया, और हमने इस पार्ट को समझा और जाना। क्लास 10 के इस पार्ट को इसमें इंक्लूड करने की वजह यह है कि स्कूली जीवन के बारे में एनी फ्रैंक अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस को बयां कर रही है, और इन स्कूली थॉट्स के बारे में ही पढ़ के हमने भी अपने स्कूली थॉट्स को थोड़ा समझा, थोड़ा जाना कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। स्कूली जीवन हमारा सबसे बड़ा आधार होता है और स्कूली जीवन को हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो स्कूल डेज आर द मोस्ट expensive and also the invaluable days, the most important and also very beautiful, most beautiful days are actually only the school days. तो अभी आप क्लास 10 में हो, तो क्लास 10 में जब आप पास आउट हो जाओगे तो स्कूल डेज के बारे में आप ज़रूर बातें करोगे, और शायद इन फ्यूचर आप एनी फ्रैंक की तरह अपनी एक डायरी को जब पब्लिश करो तो शायद हम आपकी भी ज़िंदगी के बारे में, अपने आपके स्कूली जीवन के बारे में, स्कूल डेज के बारे में इस तरह डिटेल में बहुत ही सच्चाई के साथ कन्फेशन करते हुए हम पाएं।
इस आशा के साथ मैं इस लेसन को ख़त्म करती हूँ। यहीं पे हम इसे कंक्लूड करते हैं। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।